जरा एक पल के लिए ना एक बहुत ही अजीब सी स्थिति की कल्पना करते हैं। हाँ, कैसी स्थिति? मान लीजिए कि दुनिया की सबसे उन्नत और सबसे आधुनिक मशीन का एक कंट्रोल रूम है। अच्छा। और सामने ना हजारों बटन लगे हैं, बहुत सारी चमकती हुई स्क्रीन्स हैं, मतलब हर तरफ डेटा ही डेटा है। और उस कंट्रोल रूम में जो इंसान बैठा है ना, उसे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि कौन सा बटन दबाने से क्या होता है, ठीक है, कि स्क्रीन पर क्या जानकारी आती है, ये भी वो जानता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि वो खुद उस कुर्सी पर क्यों बैठा है। अरे बाप रे। मतलब उस मशीन को चलाने का उसका अपना मकसद क्या है, इस बात से वो पूरी तरह अनजान है। ये तो एक बेहद दिलचस्प और कहूंगा कि डरावनी स्थिति है। मतलब सब कुछ नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन जो नियंत्रण कर रहा है उसी का कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल, ये तो सिर्फ बाहर की दुनिया पर नजर रखना हुआ ना, जबकि जो भीतर की दुनिया है, मतलब वो ऑपरेटर खुद, वो पूरी तरह से एक अंधेरे कोले में है। और पता है, यही वो विरोधाभास है जो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मुख्य केंद्र है। अगर हम आज के समाज को देखें ना, तो साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। हाँ, लोग पहले से ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं। बिल्कुल, समाज पहले से कई ज्यादा डिग्रियां हासिल कर रहा है, लेकिन फिर भी जब बात सबसे बड़े सामाजिक और राजनीतिक फैसलों की आती है, जैसे कि चुनाव में वोट देना, हाँ, तो आज भी बड़ी तादाद में ये फैसले तार्किकता की बजाय धर्म या समुदाय के आधार पर ही क्यों तय होते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब शिक्षा के विस्तार के साथ तो समाज को ज्यादा तार्किक होना चाहिए था ना। यही वो बिंदु आता है जहां हमें थोड़ा रुक के सोचना पड़ता है कि जिसे हम शिक्षा कह रहे हैं, क्या वो वाकई शिक्षा है भी? सही बात है। देखिए, शिक्षा का बुनियादी काम तो इंसान की सोचने समझने की क्षमता को स्वतंत्र करना है। लेकिन जब जमीनी हकीकत इसके उलट दिखती है ना, तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा प्रणाली के मूल ढांचे में ही कोई बहुत बड़ी खामी है। बिल्कुल, और इसी गुत्थी की परतों को खोलने के लिए आज हम जिस सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं, वो IIM लखनऊ में आचार्य प्रशांत द्वारा दिए गए एक व्याख्यान का ट्रांसक्रिप्ट है। अच्छा। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले ना एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इस चर्चा के दौरान शीत युद्ध, हिंदू मुस्लिम मुद्दे या मध्य पूर्व के विवादों जैसे कई संवेदनशील राजनीतिक और धार्मिक विषयों का जिक्र आएगा। बिल्कुल, वो तो उदाहरण के तौर पे आएंगे ही। हाँ, तो हमारी इस पड़ताल का उद्देश्य किसी भी पक्ष या राजनीतिक विचारधारा या धर्म का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। ये स्पष्टता जरूरी है। हम यहाँ केवल इस बात का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं कि इंसान का मनोविज्ञान कैसे काम करता है, और ये जो स्रोत सामग्री है वो इन वैश्विक घटनाओं को किस नजरिए से देखती है। हाँ, मतलब इस चर्चा का असल मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, एकदम नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक शून्य या खालीपन को समझना है जो इंसान के खुद को न जानने के कारण पैदा होता है। और फिर कैसे यही खालीपन समाज में अंधविश्वास और विभाजन का रूप ले लेता है। तो इस विरोधाभास की जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ना साक्षरता की उस परिभाषा को ही चुनौती देनी होगी जिसे अक्सर हम परम सत्य मान लेते हैं। व्याख्यान में सबसे पहला कड़ा प्रहार इसी बात पर किया गया है। भारतीय पैमानों के हिसाब से साक्षर होने का मतलब महज अपना नाम लिख लेना और कुछ पंक्तियां पढ़ लेना है, जो कि बहुत ही सतही पैमाना है। हाँ, लेकिन बात सिर्फ बुनियादी साक्षरता तक सीमित नहीं है। अगर हम उस उच्च औपचारिक शिक्षा की बात करें ना, जहां भौतिकी, रसायन विज्ञान या मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, तो वहां भी एक बहुत गहरा असंतुलन दिखाई देता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये असंतुलन इस बात का है कि हमारी पूरी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था केवल बाहरी दुनिया पर केंद्रित है। मतलब ऑब्जेक्ट्स पर? बिल्कुल। कोई इंसान रसायनों के बारे में 20 साल तक शोध कर सकता है, लेकिन वो खुद रसायन तो नहीं है ना। वो इतिहास के साम्राज्यों के बारे में पढ़ता है, लेकिन वो खुद कोई साम्राज्य नहीं है। सही कहा। तो इस पूरे ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में जो तत्व पूरी तरह से गायब कर दिया गया है, वो है स्व या द सेल्फ। मतलब वो सब्जेक्ट जो इन सब चीजों को अनुभव कर रहा है, हाँ, उसे कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, जैसे उसके अस्तित्व की कोई अहमियत ही ना हो। चलो इसे थोड़ा बारीकी से और एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। बताइए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी इंसान को
दुनिया के सबसे महंगे और जटिल स्मार्टफोन के हर एक ऐप को चलाना आता हो। उसे कैमरा इस्तेमाल करना आता है। हाँ, वो सोशल मीडिया के सारे एल्गोरिथम समझता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल ना पता हो कि उस फोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है ना? वो काम कैसे कर रहा है यही नहीं पता। न्यूज़ का मास्टर होना इंसान को ये झूठा भ्रम दे देता है कि वो ज्ञानी है। लेकिन जब इंसान को अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब अपने अहंकार का, हाँ, अपनी इच्छाओं की उत्पत्ति का कुछ पता नहीं होता, तो उसके भीतर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खालीपन आ जाता है, एक वैक्यूम पैदा हो जाता है। और हम जानते हैं कि इंसान का दिमाग खालीपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर औपचारिक शिक्षा उसे ये नहीं बताती कि मैं कौन हूं या मेरे जीवन का असल मकसद क्या है, तो वो क्या करेगा? वो जवाब कहीं और से ढूंढने लगेगा। ठीक कहा। और यहीं से संगठित धर्म या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की एंट्री होती है। अच्छा। सामग्री के अनुसार जब इंसान अपने खुद के अस्तित्व के सवालों से जूझ रहा होता है ना, तो धर्म आकर उस खालीपन को कहानियों से भर देता है। कहानियां? मतलब किस तरह की कहानियां? जैसे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, खुशी कैसे मिलेगी, समाज में कैसे रहना है, किससे शादी करनी है, इन सब के रेडीमेड जवाब इंसान को सौंप दिए जाते हैं। क्योंकि औपचारिक शिक्षा तो ये नहीं बता सकती ना कि दुख से कैसे पार पाना है। गणित या भूगोल पढ़कर आप ये तो नहीं सीख सकते। बिल्कुल। इसलिए इंसान इन पुरानी कहानियों के ढांचे को बहुत आसानी से अपना लेता है। और यहां पर यह व्याख्यान तथ्य यानी फैक्ट्स और कहानियां यानी स्टोरीज के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है। वो कैसे? देखिए, गुरुत्वाकर्षण जैसे किसी भी तथ्य को दुनिया के किसी भी कोने में मापा जा सकता है और सब एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे। हाँ, फैक्ट्स तो सबके लिए एक ही होंगे। तथ्यों पर पूरी दुनिया एक साथ सहमत हो सकती है, लेकिन कहानियों का स्वभाव ही अलग है। लेकिन कहानियों पर सहमति क्यों नहीं बन सकती? मतलब अगर एक समुदाय की कहानी दूसरे से अलग है, तो वे बस अलग अलग कहानियों के साथ शांति से क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जब इंसान खुद को नहीं जानता ना, तो वो अपनी पहचान पूरी तरह से उस कहानी से जोड़ लेता है। अच्छा। जब कोई उसकी कहानी को चुनौती देता है, तो उसे लगता है कि उसके वजूद को ही चुनौती दी जा रही है। हाँ? चूंकि दोनों के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है, इसलिए वे अपनी अपनी कहानी को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मतलब जिसे हम सांप्रदायिक तनाव कहते हैं। हाँ, वो मूल रूप से सिर्फ दो अलग अलग कहानियों का आपस में टकराना ही तो है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्या ये चीजों को बहुत ज्यादा सरल बनाना नहीं हो गया? कैसे? मतलब अगर हम मध्य पूर्व के विवादों को देखें या भारत पाकिस्तान के मुद्दों को देखें, तो क्या उनके मूल में जमीन, पानी, तेल और संसाधनों पर कब्जा करने की चाहत नहीं है? आपको इशारा इकोनॉमी और रिसोर्सेज की तरफ है। हाँ, क्या ये सारे भू राजनीतिक विवाद सिर्फ कहानियों के टकराव है? इंसान का बुनियादी स्वभाव तो अपने भौतिक संसाधनों को सुरक्षित करना है ना। ये तर्क अपनी जगह बहुत सही लगता है कि इंसान को जीवित रहने के लिए संसाधन चाहिए। बिल्कुल। लेकिन व्याख्यान ना एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तंत्र को उजागर करता है यहाँ पर। वो क्या है? देखिए, कोई भी राजनीतिक नेता लाखों लोगों को महज इसलिए मरने या मारने के लिए तैयार नहीं कर सकता कि उसे किसी तेल कंपनी का मुनाफा बढ़ाना है। ये बात तो है। लोग मुनाफे के लिए जान थोड़ी देंगे। भीड़ को गोलबंद करने के लिए एक कथा या नैरेटिव की जरूरत होती ही है। अगर कोई देश खुले तौर पर यह कह दे कि हम संसाधनों के लिए या तेल के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो वो एक अपराध लगेगा, बहुत मूर्खतापूर्ण लगेगा। हाँ, दुनिया भर में उसकी निंदा होगी। इसलिए वे जानबूझकर एक पवित्र कहानी का आवरण ओढ़ लेते हैं। मतलब कहानी वो औजार है जिसके जरिए संसाधनों की लड़ाई लड़ी जाती है। हाँ, और कई बार तो कहानी सिर्फ औजार नहीं होती, बल्कि खुद में ही एक मकसद बन जाती है। इसका कोई उदाहरण? जैसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का उदाहरण ले स्रोत से। वो क्या था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का तनाव। हाँ, लेकिन मूल रूप से वो पूंजीवाद की कहानी और साम्यवाद की कहानी के बीच की ही तो सैद्धांतिक लड़ाई थी ना। अच्छा, हाँ, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। वो केवल जमीन के किसी टुकड़े का विवाद नहीं था, वो इस बात की लड़ाई थी कि मानव समाज को चलाने की कौन सी कहानी सही है। बाप रे। और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी कहानी को लेकर इस कदर अंधे थे कि पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ले आए। तो जब तक इंसान सत्य को नहीं जानेगा, वो ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियों का मोहताज रहेगा।
इस विश्लेषण को सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है अंधविश्वास की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। आमतौर पर समाज में अंधविश्वास का मतलब जादू टोना या तंत्र मंत्र या बिल्ली का रास्ता काटना माना जाता है। हाँ, ये मानते हैं हम। लेकिन अगर हम इन विचालिक कहानियों पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं तो क्या हम सबसे बड़े अंधविश्वासी नहीं हुए? और इस परिभाषा की कसौटी पर परखें तो इंसान का सबसे बड़ा अंधविश्वास उसका अपना अहंकार या वो मैं है जिसे बिना जांचे परखे ही स्वीकार कर लिया गया है। ईगो। हाँ, इंसान मान लेता है कि शरीर के अंदर कोई मैं बैठा है जो सारे फैसले ले रहा है, लेकिन क्या उसने कभी रुककर उस मैं की पड़ताल की है? और अगर यही परिभाषा है तो समाज के सबसे पढ़े लिखे लोग जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके मल्टीनेशनल कंपनियों में बैठे हैं, बिल्कुल, वे भी बहुत गहरे अंधविश्वास में जी रहे हैं। हाँ, बिना जाने चीजों को मान रहे हैं। व्याख्यान में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन पर चोट करते हैं। जैसे पढ़े लिखे समाज का ये मानना कि जीवन को सफल बनाने के लिए शादी और 2 बच्चे होना जरूरी है, या मुझे समाज में रुतबा दिखाने के लिए इतने लाख की नौकरी चाहिए ही चाहिए। हाँ, एक खास पैकेज तो चाहिए, या फिर हमेशा बहुत विनम्रता से बात करनी चाहिए। ये सारे नियम बिना परखे मान लिए गए हैं। और इन बिना परखी मान्यताओं की अवस्था को ना व्याख्यान में एपिस्टेमिक हेज कहा गया है। एपिस्टेमिक हेज मतलब ज्ञान का धुंधलका। हाँ, ज्ञान का धुंधलका। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां इंसान को यह पता ही नहीं होता कि उसके दिमाग में बैठी कोई मान्यता आई कहां से है। क्या वो समाज ने थोपी है? क्या वो किसी सिनेमा से आई है? उसके पास अपने ही विचारों का कोई प्रमाण नहीं होता। बिल्कुल। फिर भी वो पूरी जिंदगी उस धुंधलके में बिता देता है और उन मान्यताओं को अपना मानकर उनका बचाव भी करता है। तो इस ज्ञान के धुंधलके को तोड़ने के लिए व्याख्यान में एक बहुत ही मजेदार और व्यावहारिक तरीका बताया गया है। वो 4 सवालों वाला परीक्षण। हाँ, द 4th क्वेश्चन टेस्ट। अगर किसी भी इंसान की इच्छा या मान्यता पर इस परीक्षण को लागू किया जाए ना तो परतें अपने आप खुल जाती हैं। चलिए इसे करके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे उस प्रतिष्ठित कंपनी में ही जॉब चाहिए। तो अगर उससे पहला सवाल पूछा जाए कि भाई क्यों चाहिए, तो वो बहुत लॉजिकल सा तर्क देगा कि वहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी है। फिर हम दूसरा सवाल पूछेंगे कि तुम्हें इतनी तेज ग्रोथ क्यों चाहिए? तो वो कहेगा कि ताकि मैं जल्दी रिटायर होकर सुरक्षित महसूस कर सकूं। ठीक है, अब यहाँ तीसरा सवाल आता है कि तुम्हें अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम असुरक्षित हो? हाँ, और जैसे आप इस तरह गहराई में उतरते हैं ना तो चौथे या 5वें क्रॉस क्वेश्चन तक आते आते वो व्यक्ति तार्किक जवाब देने की बजाय झल्ला जाएगा या गुस्सा हो जाएगा। बिल्कुल गुस्सा हो जाएगा। और वो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उस चौथी परत के नीचे ना कोई तर्क बचा ही नहीं है, कोई ठोस नींव नहीं है उसकी चाहत की। हाँ, उसे अचानक एहसास होता है कि वो जिस चीज के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा रहा है वो असल में सिर्फ एक खोखला अंधविश्वास है जो उसने समाज से उधार लिया है। जब तथ्यों का सामना इन उधार की मान्यताओं से होता है तो इंसान को इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक चोट लगती है कि वो तथ्यों का ही दुश्मन बन जाता है। इस अंधी मान्यता की प्रकृति को समझाने के लिए ना स्रोत में सफारी के दौरान दिखने वाले एक बाघ का बड़ा ही रोचक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो बहुत कमाल का उदाहरण है। जब कोई गाड़ी जंगल सफारी पर होती है और एक बाघ उस खुली जीप के बहुत करीब आ जाता है, वो इंसान को देख भी लेता है, फिर भी वो अमूमन हमला नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? बाघ के दिमाग में ये मान्यता बैठी होती है कि वो पूरी की पूरी गाड़ी ही एक विशालकाय जीव है। उसे नहीं पता कि गाड़ी महज एक धातु का ढांचा है जिसके अंदर इंसान बैठे हैं। तो यहाँ बाघ अपनी अज्ञानता और एक झूठी मान्यता के कारण रुक जाता है। हाँ, वो जानवर है ना, वो अपने बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम कर रहा है। उसके पास उस गाड़ी की वास्तविकता पर सवाल उठाने की बौद्धिक क्षमता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये उदाहरण एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा कर देता है हमारे सामने। वो क्या? जब जानवर मान्यताओं के आधार पर जीते हैं क्योंकि वो विवश हैं, तो फिर इंसानों और जानवरों में क्या फर्क रह गया? सही बात है। इंसान के पास तो जानने की, विश्लेषण करने की क्षमता है ना। अगर हम भी बिना सवाल किए सिर्फ मान्यताओं के सहारे जीवन गुजार रहे हैं तो हम अपनी इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी को ही नष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ मान्यता यानी बिलीफ और श्रद्धा यानी फेथ के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचना जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में अक्सर इन दोनों शब्दों को ना एक ही समझ लिया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा फला चीज से विश्वास टूट गया, लेकिन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? देखिए, मान्यता का जन्म अज्ञानता से होता है। ये बिना तथ्यों के अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जब कोई मान्यता संयोग से सही साबित हो जाती है, जिसे मनोविज्ञान में फूल्ड बाय रैंडमनेस कहते हैं, अच्छा, तो इंसान का उस झूठी मान्यता पर भरोसा और पक्का हो जाता है कि हाँ, मैंने सोचा था और वैसा ही हुआ। बिल्कुल।
लेकिन जब जीवन में संकट आता है और तथ्य उस मान्यता को तोड़ देते हैं तो इंसान घबरा जाता है। वो रहस्यमयी कारणों को दोष देने लगता है कि शायद कोई अदृश्य शक्ति उससे नाराज है। इसके विपरीत अगर हम श्रद्धा या फेथ की बात करें तो वो अज्ञानता से नहीं बल्कि सत्य को गहराई से जानने से पैदा होती है। हाँ, जानना बहुत जरूरी है। ये जानना कि क्या सही है और फिर परिणामों या नुकसान की परवाह किए बिना निडर होकर उस सही रास्ते पर चलना। श्रद्धा में ना मान्यता की तरह कोई डर या असुरक्षा नहीं होती। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस एपिस्टेमिक हेज या ज्ञान के धुंधलके को सिर्फ किसी एक इंसान की निजी समस्या मानना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब इसका असर दुनिया पर भी पड़ रहा है? बहुत गहरा असर पड़ रहा है। व्याख्यान बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे ये व्यक्तिगत अंधविश्वास जुड़कर वैश्विक तबाही का कारण बन रहे हैं। आज दुनिया जिस क्लाइमेट क्राइसिस और छठे महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो क्या है? वो अंधी मान्यताओं और खुद के भीतर के खालीपन को भरने के लिए किए जा रहे बेतहाशा उपभोग का यानी ओवर कंजम्पशन का सीधा नतीजा है। इस कड़ी को जोड़ना सच में बहुत जरूरी है। एक व्यक्तिगत मान्यता कैसे महाविनाश तक पहुंचती है? स्रोत में इसका एक बहुत ही सीधा उदाहरण दिया गया है। वो शॉपिंग वाला। हाँ, कोई इंसान मॉल में गुजरते हुए एक शर्ट देखता है और उसे खरीद लेता है। ठीक है। अगर उससे पूछें तो वो कहेगा कि मुझे ये शर्ट पसंद आई। हाँ। लेकिन क्या उसे वाकई पता है कि वो शर्ट उसे क्यों आकर्षित कर रही है? क्या वो उसकी अपनी जरूरत है या किसी विज्ञापन ने उसके दिमाग में एक मान्यता डाल दी है? और जब इंसान को ये नहीं पता होता कि उसकी इच्छाओं का स्रोत क्या है तो बाजार इसी अज्ञानता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। बिल्कुल। करोड़ों लोग अपने भीतर के उस मनोवैज्ञानिक खालीपन को भरने के लिए बाहरी चीजें जैसे शर्ट, गाड़ियां, गैजेट्स खरीद रहे हैं। और जरा सोचिए, जब 8 अरब लोग बिना जाने सिर्फ एक धुंधलके में भौतिक चीजों का उपभोग करने लगे तो पूरी पृथ्वी के संसाधन भी कम पड़ जाएंगे। बाप रे। यही कारण है कि हमारी अंधी मान्यताएं सीधे तौर पर जंगलों के कटने और नदियों के सूखने से जुड़ी हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? यहाँ एक और शब्द आता है जिसे हमारी संस्कृति में बहुत महान माना गया है। क्या? उम्मीद या होप। दुनिया भर में कहा जाता है ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ, बहुत आम कहावत है। लेकिन इस व्याख्यान में उम्मीद को मान्यता का ही एक सुंदर और छलावा भरा नाम बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्मीद अक्सर ना तथ्यों से भागने का एक तरीका होती है। भागने का तरीका? हाँ, जब वर्तमान की सच्चाई दर्दनाक होती है, जब तथ्य चुपते हैं तो इंसान उन तथ्यों का सामना करने की बजाय भविष्य की एक सुखद कहानी गढ़ लेता है और उसे उम्मीद का नाम दे देता है। बिल्कुल। ये झूठी सांत्वना आपको अच्छी नींद तो दे सकती है लेकिन ये आपको समाधान तक नहीं पहुंचने देती। अगर तथ्य दर्द दे रहे हैं तो ये इस बात का अलार्म है कि इंसान सच्चाई से कट चुका है और सपनों की दुनिया में जी रहा है। तो मतलब बिना जाने सिर्फ बेहतर होने की उम्मीद करना अंधविश्वास का ही एक और रूप है। एकदम सही। इतनी जटिल और गहरी समस्याओं की परतें खोलने के बाद ना ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसका समाधान क्या है। अगर हमारी शिक्षा हमें हमारे बारे में नहीं बता रही है और हम मान्यताओं के इस धंधलके में फंसे हैं तो रास्ता कहाँ से निकलेगा? समाधान बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उस अनुभवकर्ता के पास है, द नोअर। मतलब सारा फोकस बाहरी चीजों से हटाकर जानने वाले पर लाना होगा। बिल्कुल। शर्ट क्यों आकर्षित कर रही है इसका जवाब शर्ट के कपड़े में नहीं है। तो कहाँ है? बल्कि उस इंसान के मन के ढांचे में है जो उस शर्ट को देख रहा है। अच्छा। खुद के मन की इस कार्यप्रणाली को जानना ही सच्ची शिक्षा है। और इस प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए ना स्रोत सामग्री में आचार्य प्रशांत ऐप और गीता मिशन का भी जिक्र किया गया है। हाँ। जहां करीब 2 लाख लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है। सामग्री में वेनुता नाम की एक छात्रा के अनुभव का भी प्रसंग आता है। हाँ, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया था। वेनुता ने बताया कि कैसे इस दर्शन को लगातार सुनने और लाइव सत्रों का हिस्सा बनने के बाद उनके भीतर की वे तमाम अनाम मान्यताएं पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। ये अनाम मान्यताएं या नेमलेस बिलीव्स बहुत ही सटीक शब्द हैं। हाँ, मतलब जिनका नाम भी नहीं पता। हाँ, ऐसी चीजों का दोज ढो रहे होते हैं जिनका हमें नाम तक नहीं पता होता। सच्ची शिक्षा का काम कोई नई मान्यता थोपना नहीं है बल्कि उन झूठे ढांचों को तोड़ना है जो अज्ञानता के कारण खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। जब इंसान सही मार्गदर्शन में खुद की पड़ताल करता है तो वे मान्यताएं न पत्थर की तरह टूटकर बिखर जाती हैं और जो बचता है वो है स्पष्टता और शांति।
तो आज की इस लंबी और गहरी वैचारिक पड़ताल को अगर समेटा जाए तो हमने देखा कि कैसे महज साक्षर होना काफी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें स्व की शिक्षा पूरी तरह से गायब है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे अपने ही मन को न जानने की वजह से पैदा हुए मनोवैज्ञानिक खालीपन को समाज की कहानियां भर देती हैं, जो आगे चलकर युद्धों और सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लेती हैं। हाँ, और सबसे अहम बात, बिना जाने किसी चीज को मान लेना ही सबसे बड़ा अंधविश्वास है, जो पढ़े लिखे समाज से लेकर वैश्विक महाविनाश तक का कारण बन रहा है। और इन सब समस्याओं का एकमात्र समाधान अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना और भीतर बैठे उस जानने वाले को गहराई से समझना है। तो इस चर्चा को विराम देने से पहले ना जरा इस एक विचार पर गहराई से सोचा जाए। अगर हमारे जीवन के सबसे अहम फैसले कि हमें किसे अपना नेता चुनना है, बाजार से क्या खरीदना है, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, या यहाँ तक कि हमें क्या सोचना है, अगर ये सारे फैसले असल में हमारे अपने हैं ही नहीं, क्या हो अगर ये सिर्फ समाज, संस्कृति और विज्ञापनों से उधार ली गई उन कहानियों का नतीजा है जिन्हें हमने बिना सोचे समझे सच मान लिया है? ये बहुत ही परेशान करने वाला विचार है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या कोई भी इंसान सच में आजाद है, या फिर हम बस उन अनजानी कहानियों के कंट्रोल रूम में रखी ऐसी कठपुतलियां हैं जिन्हें लगता तो ये है कि वे सारे बटन खुद दबा रही हैं, लेकिन असल में उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और ही चला रहा है। बिल्कुल। तो अगली बार जब पूरी दृढ़ता के साथ ये कहा जाए कि मैं ऐसा मानता हूं, तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से ये कड़वा लेकिन जरूरी सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या मैं वाकई जानता हूं? इसी विचार के साथ आज की इस पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हाँ, जानने की ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहे।